सावधान। नमो अर्हन्तान् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हमने पुद्गल द्रव्य के बारे में चर्चा लगभग पूरी कर ली थी। उसमें मुख्य रूप से हमने 2-3 विषयों के बारे में देखा। पहला, पुद्गल द्रव्य की परिभाषा या फिर कहो लक्षण, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में उसके भेद प्रभेद देखे हमने। वो 2 रूपों में पाया जाता है मुख्य रूप से, एक अणु, दूसरा स्कंद। अणु मतलब जो स्वतंत्र परमाणु हैं, वो अपने आप में पूरा एक द्रव्य है। ठीक। और जो स्कंद है वो कई सारे पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बनी हुई एक संरचना है, उनमें एक संबंध विशेष है। और वो जो है स्कंद, वो एक अपने आप में पर्याय है, वो द्रव्य नहीं है, वो पर्याय है। अब जो स्कंद है उसको भी 2 पार्टों में बांटा गया है, एक समान जाति और एक असमान जाति। जो समान जाति है वो जितने भी हमें चीज़ें दिखाई दे रही है सब समान जाति पुद्गल ना। मतलब ये एसी हो, चाहे पंखा हो, चाहे ये शरीर दिखाई दे रहा हो, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, मोटा मोटा बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये प्रतिमा दिखाई दे रही है, जितनी भी चीज़ें, ये सब क्या चीज़ें हैं? हाँ, पुद्गल स्कंद है। कौन सा पुद्गल स्कंद है? हाँ, समान जाति पुद्गल स्कंद है। जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो समान जाति, जितनी भी निर्जीव हैं वो समान जाति द्रव्य पर्याय है। और जितनी भी सजीव आपको चीज़ दिखाई दे रही हैं वो कौन सी हैं? असमान जाति द्रव्य पर्याय है। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में हमने ये चीज़ देखी थी कि जितने भी स्कंद होते हैं, मान लो वो 100 पुद्गल परमाणु से मिलके बने हैं, तो उनमें 100 ही परमाणुओं का 100 पुद्गल जो हैं परमाणु, वो अपने आप में एक स्वतंत्र द्रव्य हैं और अपना अपना काम सभी कर रहे हैं। उसको अपना काम करने के लिए किसी दूसरे द्रव्य की जरूरत है क्या? नहीं है। ठीक है ना। और यदि मान लो 30 अलग होते हैं तो उनको अलग करने वाला कौन है? किसी ने अलग नहीं किया है, वो अपनी उस समय की ऐसी योग्यता थी कि वो उस समय में हो जाएंगे। ठीक है ना। किसने किया हो ये बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हम देख चुके थे। अब इसमें एक प्रश्न जो रह गया था वो भी अपन पूरा कर लेते हैं कि जब मान लो खाना उस समय में बन नहीं था, ऐसे परमाणुओं का मिल नहीं था, या फिर जो भी चीज़ें हम कहते हैं कि ये होनी थी, तो फिर उसमें हमारा क्या रोल रहा? हम भी उसमें निमित्त बन गए थे, वो भी सुनिश्चित था, हमारे द्वारा वो काम हो रहा था, हमारा सहयोग मतलब उस समय हमारा उपस्थिति रहना था। हाँ, जैसे मान लो मोबाइल किसने बनाया? मोबाइल किसने बनाया? एक मेरे ख्याल से ग्राहम बेल करके था। टेलीफोन, हाँ टेलीफोन समझ लो। टेलीफोन किसने बनाया? ग्राहम बेल ने बनाया। ठीक है। अब टेलीफोन इतनी बड़ी चीज़ जिससे पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में आ गई, एक प्रकार समझ लो, और ग्राहम बेल की कोई वैल्यू है कि नहीं है? फिर इतिहास में नाम है। अच्छा, उसने बनाया है कि नहीं बनाया? नहीं बनाया भी है यदि बनाया है। हाँ, यदि एक्चुअल यदि देखें, यूनिवर्सल फैक्ट के अकॉर्डिंग यदि देखें, तो उसने क्या किया है?
हाँ, निमित्त था वो बनाया। उसने तो फिर उसकी क्या वैल्यू है? मिला के उससे बनाया। निमित्त ये तो निमित्त सब अपनी अपनी जगह पर स्थिर थी, तो उसको मतलब उसको इतना ज्ञान था कि उसने उनको मिला के वो बनाया। नहीं, उसकी वैल्यू ये है कि वो नहीं होता, निमित्त नहीं मिलेगा तो काम भी नहीं होगा, इसलिए निमित्त के हिसाब से उसकी वैल्यू है। और उसका सहयोग होना भी निश्चित है। हर चीज जैसे वो निश्चित है, लेकिन कि वैल्यू तो चीजें है। जो मिलेंगी लेकिन कैसे मिलेगी वो निश्चित है। चार चीज अच्छा, भी होनी इसमें चाहिए। ग्राहम बेल को अकेले वैल्यू दे देना ये उचित है क्या? सिर्फ ग्राहक बेल को वैल्यू दे देना व्यवहार में तो उचित है, व्यवहार में क्योंकि तो उसी कहते ने ही करा हैं, ये सब। कहते ही हैं। व्यवहार में देखो, तो ये नहीं कहते कि थोड़ा सा समाज में यदि हमारे हम लिए। मतलब के हिसाब से बहुत सोचे तो होना था ऐसा सब। विश्व व्यवस्था के हिसाब से देखें ना, तो मोबाइल फोन एक्चुअल में किसने बनाया? होना था, बनाया था, सब कुछ पता चला। चोरी होना चाहिए। हम्म अब आपको ये पूछना पड़ेगा आप किस उससे पूछ रहे हैं। आप ही बता दीजिए। एक्चुअल यदि अपन यूनिवर्सल फैक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो मोबाइल किसने बनाया है? किसी इंसान इंसान ने बनाया है। नहीं, यूनिवर्सल यूनिवर्सल फैक्ट फैक्ट के के हिसाब से हिसाब व्यवहार भी किसी ने बनाया। व्यवहार का एक अलग दृष्टिकोण है, यूनिवर्सल फैक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो किसने बनाया? किसी ने होना ही वो इसका परमाणु मिलने ही थे। अब देखो, मान लो ये 100 स्कंद परमाणु मिले हैं, उद्गल, हाँ। पुद्गल स्कंद परमाणु मिले हैं, तो इनसे मिलकर वो बना है ना, तो एक एक परमाणु का अपना अपना योगदान है ना उसमें। बिल्कुल योगदान है सभी। और जो ग्राहम बेल है वो तो यहाँ पर है, ये तो अलग ही है। निमित्त कौन होता है? निमित्त वो होता है जो उपस्थित होता है, जो खुद उसमें कार्य करता है वो निमित्त नहीं होता। ठीक है, ये जिसने बनाया है वैल्यू उसकी है कि जो खड़ा था वैल्यू उसकी है? बनाया उसके लिए, परमाणु मिले आपस में, बंधन बना है। बात समझ में आ रही है? जिसने एक्चुअल बनाया वैल्यू तो उसकी होनी चाहिए, जो वहां खड़ा रहेगा वैल्यू उसकी होगी कि नहीं होगी? देखो, व्यवहार में यही कहा जाएगा कि ग्राहम बेल की वैल्यू है, पर हमें यूनिवर्सल फैक्ट को समझ के कुछ एक और चीज समझनी है। वो क्या है? वो ये है कि ये 100 पुद्गल परमाणु आपस में मिले हैं ना, वैल्यूएशन तो इनकी सबसे ज्यादा है। क्यों? इनके ही ऐसे संबंध से वो चीज बनी है। इसलिए जो जैन दर्शन है वो हमें न्याय व्यवस्था सिखाता है। कि वैल्यू तो ग्राहक बेल की भी होगी ना, अगर उसकी होता तो कैसे बनता? उसकी ही बात कर रहे हैं। अभी तो अपन एक न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये 100 पुद्गल परमाणु जो थे, एक्चुअल वैल्यू तो इनकी है, तो हमें इनकी वैल्यू तो ध्यान में आए। हाँ, लेकिन हम कर उसकी रहे हैं। हम तो केवल जो बिल्कुल ही बाहर की चीज है उसकी वैल्यू कर रहे हैं। आज तक हमने इसकी वैल्यू नहीं करी, इसके बारे में सोचा तक नहीं। बात समझ में आ रही है? मतलब काम सारा आप करो और क्रेडिट पूरा मैं ले जाऊं, ये कहाँ उचित है? मैंने करा, मैंने न्याय करा। बिल्कुल न्याय नहीं है। और ये तो पूरा ही अन्याय हो गया। ये हुआ तो दोनों के मिलने से है ना। तो 100 पुद्गल परमाणुओं को ग्राहम बेल ने पहचाना और उस पहचान के मुद्दे पर उसका निर्माण किया। देखो, इसके बारे में समझना निमित्त, वैसे यहाँ पर ग्राहम बेल ही बनना था, पर यदि ये चीज मिलनी होती ना तो ये नहीं भी होता तो भी ऐसे ही काम होना था, कोई और हो जाता। निमित्त के बारे में बहुत स्पष्टता से ये चीज रखनी है दिमाग में। मैंने शायद पहले भी आपको ये चीज बताई थी कि भाई बच्चा पैदा होना है और पैदा होने के बाद उसको बड़ा होना है। ठीक है, अब बच्चा पैदा तो हो गया, पैदा होने के बाद उसकी मम्मी खत्म हो गई, तो उसके किसने पाला है उसको? चाहे किसी और ने या खुद यही पापा जिंदा है, पापा पालेंगे। अब मान लो पापा भी नहीं है, अब चाचा चाची या ताऊ ताई या फिर दादा दादी पालेंगे। अब ये भी नहीं है, अनाथालय पालेगा कि अनाथालय भी नहीं है, सब भगवान पालेंगे, कोई ना कोई तो पालेगा। बड़ा तो होएगा ही। अब बड़ा किसने किया? माता पिता ने बड़ा किया है,
दादा दादी ने बड़ा किया है, अनाथालय वालों ने बड़ा किया है, कि भगवान ने बड़ा किया है? कुछ बात समझ में आ रही है? मतलब बड़ा होना ये वाली चीज है, और माता पिता, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, अनाथालय, भगवान, ये सब ये चीज है। अब ये चीज होनी होगी ना, यहाँ कोई भी होगा उस पर आरोप आ जाएगा। पर मान लो माता पिता हैं और इसको बड़े ही नहीं होना है, अब बताओ। टाइम अब के साथ होगा ही। कोई नहीं होएगा। जो चीज निश्चित है जैसे होनी है वो तो व्यवस्थित है। बड़े मतलब ये चीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी। हाँ, अब माता पिता भी है, अनाथालय भी है, भगवान भी है, सब चीजें हैं, अब क्या होगा? बात कुछ समझ में आ रही है? नहीं है तो फिर क्या करेगा, कैसे बढ़ाएगा? इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? के हिसाब से कुछ नहीं है, वो तो बस निमित्त की कोई वैल्यू है। इसकी वैल्यू शून्य है। इसकी वैल्यू एक्चुअल में शून्य है, आगे ठीक है ना? क्योंकि जब ये काम होना होता है तब ये चीजें ऑटोमेटिक आती हैं, पर व्यवहार में जब हम लौकिक भाषा में चीज प्रयोग करते हैं तो इसकी वैल्यूएशन निल हो जाती है और इसकी वैल्यूएशन 100 हो जाती है। ये बात कहने के लिए समझाने के लिए बढ़िया है, पर जैन धर्म हमें थोड़ा और ऊपर चल के ये चीज समझाता है कि 100% वैल्यूएशन तो इस चीज की है। हमें देखने ही नहीं आता कि एक्चुअल में हम न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं। हमने ये चीज आज तक देखी ही नहीं है। सारा काम किया आपने और वैल्यू ले गए हम पूरी, तो ये तो हमने अन्याय किया। बात समझ में आई? कम से कम ये चीज ये तो समझ में आया कि इनकी भी वैल्यू है। इनकी ही वैल्यू है, इसी की हाँ, और सच्ची बात देखी जाए तो इनकी ही वैल्यू है। बात समझ में आई ना? बहुत बढ़िया कहा आपने। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि इनकी भी वैल्यू हम माने तो सही, तो आपने कहा कि नहीं इनकी ही वैल्यू है, ये बहुत बढ़िया चीज है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, और साथ में फिर ये कि फिर इनकी वैल्यू, जब एक्चुअल में इनकी वैल्यू ध्यान में आएगी ना आपको, तब इसकी वैल्यू समझ में आएगी। पर इसकी अकेले वैल्यू मानोगे तो ना तो आपने इसको समझा है और ना इसको समझा है। बात समझ में आ रही है? इसकी एक्चुअल वैल्यू आपको कब समझ में आएगी? जब इसकी समझ में आएगी। बात समझ में आई? तो ये दोनों ही चीजें हमें समझना जरूरी है, दोनों ही चीजें। इसकी 100 है, इसकी 0 है, ये एक्चुअल। और जब हम व्यवहार में प्रयोग करेंगे तो इसकी 100 करेंगे और इसकी 0 नहीं करेंगे। जैन धर्म समझने के बाद में इसकी मान्यता में 100 रहेगी और बोलने में इसकी 100 रहेगी, पर मान्यता में इसकी 0 हो जाएगी। क्यों? इसने कुछ नहीं किया है, और जब इसने कुछ नहीं किया है तो ये कम ज्यादा कुछ भी करे तो हमें इसका दोष दिखाई नहीं देगा। ये प्रैक्टिकल में जाएगा। बात समझ में आई? जब हमें इसकी वैल्यू दिखाई नहीं देगी मान्यता में, तो ये बुरा काम भी कर देगा ना, तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो थॉमस एडिसन की मान लो मम्मी हूँ, ठीक है? मम्मियों का काम क्या होता है कि बच्चा यदि काम बिगाड़े तो डांट लगाए, ठीक है? अच्छे काम में भी कमी दिखाई देती है। हाँ, अब थॉमस एडिसन भाई साहब वो क्या कर रहे थे? बल्ब बना रहे थे, ठीक है? अब मान लो 100वीं बार में उनका बल्ब बना। 100वीं बार में बना तो कौन सी बार में बना? काफी कर रहे थे। मान लो 100वीं बार में उनका बल्ब बना, मेरे ख्याल से तो और ज्यादा बार में बना होगा, ठीक है ना? पर मान लेते अपन 100वीं बार में बना। अब 99 बार में तो नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि 99 बार में ये चीज नहीं मिलनी थी, ये चीज तो थे, ये चीज नहीं मिलनी थी। कैसे बन जाता? ठीक है। अब यहां पर थॉमस एडिसन की मम्मी हूं, अब 99 बार तो बना नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? डांट पड़ेगी। क्यों? इसको समझते नहीं कि जैसे इसको देख रहे हैं। बात समझ में आई ना? क्योंकि देखने का दृष्टिकोण ही अलग है, हम इसको ही देखते हैं केवल, और जिसने इसको देखना चालू कर दिया वो फिर इसकी गलती नहीं देखता। अब ये गलतियां भी करें
तो भी हमें समझ में आता है कि गलती नहीं कर रहा है, क्योंकि गलतियां तो यहाँ पर एक्चुअल में गलती की कोई चीज ही नहीं है, चीज ही ऐसी बननी है। 98 बार में पहली बार में ऐसी चीज बनेगी, दूसरी बार में ऐसी बनेगी, 99 बार में ऐसी बनेगी, 100 बार में ऐसी बनेगी, तो उस समय में वो जो परमाणु उनका ऐसा ही मिलना होना है, इसमें इनकी क्या जवाबदारी है? और ये कौन सी बुद्धि लगा रहे हैं अपनी, क्योंकि इनके भी वो जो बुद्धि के परमाणु हैं वो उस समय वैसे ही चल रहे हैं, इनके जो हाथ पैर हैं उस समय वैसे ही चलने हैं। पहली बार में जो बनना था तो उस समय वैसे चलने थे, 99 बार में जो बनना था उस समय वैसे चलने थे, और 100 बार में जो बनना था उस समय वैसे चलने थे। अब बताओ किसने किया, क्या किया? तो ये जो हम दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वो आरोप लगाने की प्रवृत्ति हमारी पूरी खत्म हो जाती है। कब? जब हमें ये चीज समझ में आती है। बात समझ में आई ना? तो ये चीज हमें पुद्गल के उसमें अपन को और ऐड करनी थी कि हमें सामने वाले का दोष देना देखना बंद कर देना चाहिए जब हमें यूनिवर्सल फैक्ट समझ में आता है। इसके बाद एक आखिरी तीसरी बात और करी थी अपन ने इसमें, एक तो परिभाषा की बात हो गई, एक उसके भेदों की बात हो गई, और तीसरा जब हमें ये चीज समझ में आ गई कि ये पुद्गल द्रव्य है तो क्या चीज हमें समझना चाहिए, क्या चीज स्वीकार करना चाहिए। मान लो ये चीज समझ में आ गई कि ये पुद्गल द्रव्य है, तो फिर अब क्या करें हम? इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, या इसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, सुख नहीं है। हाँ, ये तीन चीजें हो गई है ना, ना तो इसमें ज्ञान है, ना इसमें सुख है, और ना ही ये मेरा है। मेरा है तो ऑटोमेटिक वो बात हो जाएगी कि इसमें कंट्रोल भी नहीं है। आ जाएगा। बात समझ में आई ना? तो ये तीन चीजें जो हैं ये हमें, इसके अंदर ज्ञान और सुख नहीं है, इसलिए ये मेरा नहीं है। हाँ ठीक है ना, क्योंकि जहाँ ज्ञान और सुख होता है, जहाँ ज्ञान और सुख होता है तो वो दूसरे द्रव्य में भी पाया जाता है, दूसरे अन्य जीव द्रव्यों में। हाँ, पर वो मेरा नहीं है। जहाँ मेरा ज्ञान दर्शन और सुख है वो चीज मेरी है, और जहाँ मेरा ज्ञान दर्शन सुख नहीं हो वो चीज मेरा है ही नहीं। ठीक है ना? अब दूसरे जीवों में तो ज्ञान दर्शन सुख है पर मेरा नहीं है, इसलिए वो मेरे नहीं है। और साथ में ये चीज, ये जो चीज है इसमें तो ज्ञान दर्शन पाया ही नहीं जाता, इसलिए तो कहीं से कहीं तक मेरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये सारी चर्चा अपन ने कर ली थी। अब अपन आगे जो एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण द्रव्य है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये तो सारी बातें हुई जीव द्रव्य की, अब सॉरी पुद्गल द्रव्य की। अब इन सबको जानने वाला कौन सा द्रव्य है? मैंने पिछली क्लास में आपको उदाहरण दिया था नाव का। ठीक है, नाव में क्या था, सब बहुत सारे आदमी बैठ गए और बैठने के बाद में हाँ नो को तो गिन लिया, अब 10वां कहाँ गया? खुद को नहीं जाना। आज तक हमने सब में दिमाग लगाया कि ये सब ये कैसे काम करता है, ये मोबाइल कैसे काम करता है, ये एसी कैसे बनता है, ये इतनी बड़ी बड़ी ये घड़ियाँ कैसे बन रही हैं, ये चक्के कैसे चल रहे हैं। ठीक है ना, हर चीज़ में अपना दिमाग लगा रहे हैं, पर आज तक जहाँ दिमाग नहीं लगाया वो कौन सी चीज़ है? खुद के बारे में। और सुखी हम कहाँ से होंगे? स्वयं से होंगे। ठीक है ना, कारण केवल इतना सा है कि हम आज तक यदि सुखी नहीं हुए हैं तो क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को ही नहीं जाना। अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। बात समझ में आ रही है? हम अपने ऊपर ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक सुखी हुए बिना नहीं रहेंगे, पर हम पे ध्यान देते ही नहीं है। हमारा सारा का सारा ध्यान बाहर की तरफ है, तो फिर कैसे सुखी हो जाएंगे? ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए। ये जो शरीर है, लिख लिया ये पूरा। ये जो शरीर है ये पुद्गल है या जीव है? पुद्गल है। ये हम हैं कि नहीं है?
शरीर हम नहीं है। पक्की बात है। पक्की बात है, पक्की बात है, शरीर हम नहीं है। इसमें है जीव, वो है जो जीव। अच्छा मुझे ये बताइए, हाथी कौन है, जीव है कि पुद्गल है? जैसे हम मतलब समान जाति जीव उसमें जी प्लस एक जीव भी है और पुद्गल सजीव। का रचना है जो हाथी बना, और एक जीव है, जीव भी है जैसे हमारे सेम है, सेम टू सेम है, जैसे हम जीव वैसे आते हैं, सेम तो फिर इसमें अंतर कैसे क्या करें हम, मतलब कौन क्या क्या है? पर्याय अलग नहीं है। उसमें पर्याय वो पर्याय जाता है ना, एक इंद्री दो इंद्री हाँ, नहीं नहीं होता है। तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, ये सब जीव हैं। ठीक है, जीव तो तो सब में इनमें ये सब जीव है, एक इंद्री, दो इंद्री, पक्की बात है, जीव है। जीव जीव है, लेकिन उनकी जो है संरचना वो कुछ है। की योग्यता अलग अलग है। योग्यता अलग अलग है। और मुझे ये बताइए, पंचेंद्री जीव होता है कि नहीं होता है? हाथी की पर्याय है, हमारी मनुष्य की पर्याय है, उसमें एक वनस्पति की पर्याय है, लेकिन जीव सब एक जैसा है। जीव एक जैसा है। जीव सब में एक जैसा है और पर्याय अलग अलग है। कोई जीव एक ऐसा इंद्रिय, है कोई कि द्विज जैसा है। इस- जीव ऐसा जैसा उसको शरीर मिलता है, उस आकार का वो शेप ले लेता है, चाहे वो इतना हो, चाहे वो इतना सा हो, जीव पूरे में है, पूरे में वो तो उसकी पर्याय हो गई। ये तो ठीक पर्याय है। है कि आगे अच्छा मुझे ये बताइए, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, ये जीव है या अजीव है? जीव है। है और जीव की पर्याय भी है। सोचिए एक बार। असमान जाति पर्याय की होगी, असमान जाति पर्याय कहेंगे इसमें। अच्छा एक इंद्रिय, हाँ मतलब ये खाली वैसे भेद हो गए, जीव जीव के लिए इंद्रियंच पर्याय है ये सब, एक इंद्रिय, दो नहीं वो हो गया ना, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तो अपन उसको वैसे देख रहे हैं कि देख सकता है, सुन सकता है, पर जीव का तो सब कुछ भी नहीं है ना, जीव तो जीव तो सब सब में जीव एक जैसा है। एक जैसा है, जीव एक जीव में जैसा कोई है। फर्क ना नहीं। जीव सुनता है ना जानता तो है, जीव को ना जो टेस्ट पर्याय मिल करता गई वो है, कहला गया। जीव- जीव को जो पर्याय मिल गई वो कहला दिया। आज मनुष्य पर्याय में तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो वो कहला जाएंगे। तो वो पर्याय चाहिए। हाँ वो कहला जाएंगे कि भाई ये तो- कहने में व्यवहार में। कि सुनता है नहीं सुनता है, खाता है नहीं खाता है। तो इंद्रियां किसकी हैं फिर? पुद्गल की अपन कह रहे हैं ना, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, तो ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? इंद्रियों की। पुद्गल की पर्याय है इंद्रियां। देखो समझना, वैसे आप थोड़ा थोड़ा समझ चुके हो। लेकिन जीव से तो कनेक्शन भी है। जीव तो उसमें चला गया। देखो ये एक इंद्री, ये दो इंद्री, ये तीन इंद्री, ये चार इंद्री, ये पांच इंद्री, ठीक है ना? चलो थोड़ा ऊपर यदि लग जाए ना तो फिर उसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलो ठीक है, देख लो अभी तो, या फिर एक कुर्सी पे लगा दे तो बहुत बढ़िया रहे। ठीक है चलो। हाँ आप थोड़ा सा टेढ़ा अच्छा ठीक है। देखिए ये एक इंद्रिय मतलब क्या होता है? मैंने 5 इंद्रियों के बारे में आपको बताया था। आप इंद्रियां यहाँ चलेंगे, ठीक है? ये जितना भी शरीर है इसको आप टच कर पा रहे हो, इसका मतलब ये क्या हो गया? स्पर्श। फिर दूसरी रस, तीसरी घ्राण। ये स्पर्श रस गंध वर्ण ये तो गुण है, ठीक है ना? इंद्रियां अलग हैं। ये स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ठीक है?
ये इस प्रकार से चलेंगे ऊपर की तरफ, चक्षु ठीक। और कर्ण, कर्ण। हाँ। अपन ने पुद्गल के 3-4 गुण देखे थे, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ठीक है। इंद्रियां अलग हैं, ये पुद्गल के गुण हैं, पर इनसे ही संबंधित इंद्रियां होती हैं, या फिर इंद्रियों से संबंधित ये गुण आप कह सकते हो। पहली इंद्रिय है स्पर्शन, इसका गुण है स्पर्श। वो स्पर्श को अपना वो बनाती है, ठीक है ना। मतलब स्पर्शन इंद्रिय जो है वो उसका गुण स्पर्श है। उसका गुण स्पर्श अकेला नहीं है। मतलब स्पर्शन इंद्रिय जो है वो स्पर्श को अपना विषय बनाती है, स्पर्श का विषय बनाती है, मतलब कोई भी चीज छूने को अपना विषय बनाती है। रसना इंद्रिय है, ये रस को अपना विषय बनाती है। हाँ, ये विषय भी आप कर सकते हो इस चीज को। वैसे पुद्गल द्रव्य के गुण हैं, ठीक है ना। विषय बनाना मतलब समझ रहे हो, उसका एरिया वो है कि वो उसको, हाँ, उसको वो जानेगी, ठीक है ना। गंध इंद्रिय कौन सी है? घ्राण इंद्रिय, चक्षु और कर्ण, ठीक है। अब इसको थोड़े और अच्छी भाषा में कहें तो जीभ, ठीक है। इसको नाक, इसको आँख और इसको कान, ठीक है। ये 5 इंद्रियां आपकी हो गई। अब इन 5 इंद्रिय, ये क्रम से हैं आपकी इंद्रियां। अब ये 5 इंद्रियां जिन जिन में पाई जाती हैं और जहां तक पाई जाती हैं उनको उस प्रकार का जीव कहा जाता है। यदि किसी में केवल एक इंद्रिय ये स्पर्शन पाई जा रही है तो उसको क्या कहा जाएगा? वो एक इंद्रिय कहलाएगा। जिनमें स्पर्शन के साथ साथ रसना भी पाई जा रही है वो कौन से कहलाएंगे? वो 2 इंद्रिय कहलाएंगे, ठीक है। जिसमें साथ में नाक भी पाई जा रही है वो 3 इंद्रिय कहलाएंगे। जिसमें चक्षु भी पाई जा रही है साथ में वो 4 इंद्रिय। और जिनमें कान भी पाया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? 5 इंद्रिय। अब 5 इंद्रिय के बाद में जो स्टेज होती है वो 2 की होती है। जो 5 इंद्रिय जो होते हैं, 5 इंद्रिय 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक मन सहित और एक मन रहित, ठीक है। जो मन सहित होते हैं इनको संगी कहते हैं, ठीक है। संगी। और जो मन रहित होते हैं उनको असंगी कहते हैं, ठीक। ये मोटी मोटी बात अपन ने इंद्रियों के बारे में देखी है। इंद्रियों को तो आप जानते ही हैं, इनको पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तो केवल इन जीवों के बारे में आप देख लो। कितने प्रकार के कुल मिला के जीव हो गए? 5 प्रकार के जीव हो गए। कौन कौन से जीव हो गए? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ठीक है। पंचेंद्रिय के कितने भेद हैं? असंगी। और 1 इंद्रिय के भी भेद होते हैं। 1 इंद्रिय के कितने भेद होते हैं? 1 इंद्रिय के 5 भेद होते हैं, ठीक है। ये मिटा दूं मैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ठीक है। ये 5 प्रकार के 1 इंद्रिय के भेद होते हैं। जो पृथ्वी पे रहते हैं, जो जल में रहते हैं, जो वायु में रहते हैं, उनकी रहने की नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि उसमें रहते हो तो वो, ऐसे जल में रहने वाले मछली वगैरह ये 1 इंद्रिय हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना।
अब सुनना, इतना समझ में आया अभी? एक इंद्रिय के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ठीक है, सबसे पहले इनको ये जो 5 कैटेगरी हैं इनको केवल 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, पहली कैटेगरी यहाँ मैं लिख देता हूँ कैटेगरी के नाम। पहली है स्थावर, बता रहा हूँ मैं। वो दूसरी है तरस। ये जो है ये स्थावर है और ये जो है ये सब तरस है। मतलब पंच इंद्रिय, वो पहले एक इंद्रिय जो है वो स्थावर है, और ये दोनों भेद हैं जीव के। ठीक है, जीव के 2 भेद है, स्थावर और त्रस, और जो एक इंद्रिय वो स्थावर में है और उसके अलावा 2 से 5 इंद्रिय त्रस में। तरस है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? जीव के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, त्रस और स्थावर। या कहो स्थावर और त्रस। स्थावर माने क्या होते हैं? स्थावर कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। एक इंद्रिय के एक भेद, एक इंद्रिय करके 5 भेद कर दो, चाहे स्थावर को डायरेक्ट कह दो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ठीक है, क्योंकि एक इंद्रिय मतलब स्थावर मतलब एक इंद्रिय, और एक इंद्रिय मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ठीक है, और त्रस के कितने भेद हैं? त्रस के 4 भेद हैं। त्रस के कितने भेद? 4 हो गए, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और 5 कितने भेद हैं? 5 के 2 संगी और असंगी। ठीक है, इसका प्रॉपर चार्ट बना सकते हो आप? बना सकते हो कि मैं बनाऊं? सबसे ऊपर आप लिखो जीव। ठीक है, देखिए इधर सबसे ऊपर आप लिखो जीव। जीव के 2 भेद कर दो, त्रस और स्थावर। ठीक है, जो स्थावर है उसके एकेंद्री करके 5 भेद कर दो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। या फिर स्थावर के डायरेक्ट नीचे 5 भेद हो जाएंगे और उनके कोष्टक में लिख दो एकेंद्री। ठीक है, फिर त्रस जो होगा उसके अपन 4 भेद करेंगे, 2, 3, 4, 5 इंद्रिय के जीव। ठीक है, और 5 के नीचे 2 भेद कर देंगे, संगी और असंगी। ठीक है, अब जो संगी होते हैं इनको समनस्क भी कहा जाता है। समनस्क, समनस्क, मनस्क मतलब मन के साथ। और असंगी को कहा जाता है अमनस्क। अमनस्क मतलब मन रहित। ठीक है, बात वही की वही है। मनस्क, समनस्क, अमनस्क। समनस्क मतलब मन सहित, अमनस्क मतलब मन रहित। ठीक है, ये भेद किसके बन जाते हैं? 5 इंद्रिय के भेद बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? चलें आगे, एक बार लिख लीजिए। अमनस्क, समनस्क। हाँ, ये आप पढ़ते हैं, तत्वार सूत्र जी के दूसरे अध्याय में आपने पढ़े हैं। समनस्का, मनस्का, पढ़ा हुआ है आपने इसे। पढ़ते हैं लेकिन बोलते ही संगी असंगी उनको। हाँ, मन सहित और मन रहित। ठीक है ना। तत्वार सूत्र जी में जो शब्द आए हैं वो हैं समनस्क, मनस्क, और उन्हीं को अपन संगी असंगी कहते हैं। और सरल करें तो जो मन सहित और मन रहित है। ठीक है, और ये दोनों किसके भेद हैं? पंचेंद्रिय के भेद हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जो 4 इंद्रिय जीव है उनमें कौन कौन सी इंद्रियां पाई जाएंगी? जीव है उनमें कौन कौन सी इंद्रियां पाई जाएंगी? छोड़ के चारों सुनाई भी नहीं देगा, बाकी सब स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। नहीं अच्छा, ऐसा अपन कर सकते हैं? तो स्पर्श, रसना, घ्राण और चक्षु। ऐसा अपन कर सकते हैं? 4 इंद्रियां बनानी है तो एक कान बना दो, एक आंख बना दो, एक सबसे पहले स्पर्शन तो सबसे पहले होगा उसका। सीधे नहीं चलेगा। हाँ, उसके बाद फिर रसना, फिर घ्राण और फिर चक्षु। किसी अच्छा, यदि कम से कम एक हो गई तो अपन कौन सी बनाएंगे? क्यों, कान बना दो ना, क्या दिक्कत है? खाली कान कैसे आ जाएगा? बात समझ में आ रही? मतलब कुल मिला के बात ये है
कि यदि एक होगी तो एक नियम से एक कौन सी होगी, स्पर्शन ही होगी। यदि दो होंगी तो वो रसना, तो ये दोनों होंगी, तीन होंगी तो ये तीन होंगी, चार होंगी तो ये चार होंगी, और पांच होंगी तो ये पांच होंगी। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होगा कि कोई कम ज्यादा हो जाए, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। अब इसमें पहला जो है, ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां आपको दिखाई देती हैं कि नहीं देती हैं? दिखाई देती हैं कि नहीं देती हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, या फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये सब दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। तो फिर उनको जीव कहोगे कि पुद्गल कहोगे? अभी अपन किसके नाम पढ़ रहे हैं? समाज जाति द्रव्यों, अभी अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये सब अपन जीव के बारे में पढ़ रहे हैं। जीव दिखाई देता है जीव नहीं दिखाई देता, और ये सब चीजें आपको दिखाई देती हैं। हाँ, बात समझ में आ रही है? ये सब पर्याय हैं। जीव की पर्याय है। और कौन से जीव की पर्याय हैं? ये सारी हैं संसारी जीव की पर्याय, ठीक है। इसका मतलब जीव भी 2 प्रकार के होते हैं। मतलब ये भेद बनने के पहले जीव के हम 2 भेद करेंगे, संसारी और मुक्त। संसारी और मुक्त। जो संसारी जीव होंगे उनके ही एक्चुअल में 2 भेद बनेंगे। संसारी और मुक्त। संसारी के स्थावर और त्रस। हाँ, संसारी के स्थावर और त्रस। मुक्त हो गया। हाँ, मुक्त में कोई इंद्रियां नहीं पाई जाती हैं। मुक्त में किसी प्रकार की कोई इंद्रियां नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो इंद्रियातीत है। केवल ज्ञान ही ज्ञान का है ना, ज्ञान जैसे अनंत गुण। अब देखना, ये जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर जीव है कि नहीं है? जीव तो सब में ही है। अग्नि में जीव है, वायु में जीव है। ये अग्नि ऐसे नहीं, जल ऐसा नहीं है कि जल के अंदर जीव हो। जल स्वयं ही जीव है, अपने आप में जीव है। जैसे वनस्पति मतलब है कोई भी आप एक पेड़ ले लो, ठीक है, तो पेड़ खुद अपने आप में एक जीव है। बात समझ में आ रही है? ये जो अभी वैज्ञानिक हुए, एक पृथ्वी वसु नाम के वैज्ञानिक हुए हैं, है ना, सुभाष चंद्र, नहीं उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है ना, जगदीश चंद्र बसु, ठीक है। ये जगदीश चंद्र बसु, ये जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अभी ये चीज़ सिद्ध करी है कुछ समय पहले, अब तो खत्म भी हो गई शायद मेरे ख्याल से। उन्होंने ये चीज़ सिद्ध करी है कि वनस्पति में जीवन होता है। 100 साल से ऊपर हो गए लगभग। और उन्होंने ये पूरी रिसर्च, उन्होंने पृथ्वी में भी जीव सिद्ध करने की कोशिश की, जल में भी जीव सिद्ध करने की कोशिश की, पर इन 4 की उनकी थ्योरी प्रकाशित नहीं हो पाई। इसकी हो गई और इसको मान लिया गया वनस्पति जीव है। पहले नहीं कहते थे, अब चालू हुआ है कहना। उनकी जो थीसिस आई उसके बाद में, उनकी रिसर्च के बाद में ये चीज चालू हुई है, पहले इसको नहीं माना जाता था। इसीलिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को जीव नहीं कहते, वनस्पति केवल वनस्पति को जीव अब विज्ञान मानता है, पहले नहीं मानता था विज्ञान। हिंदू समाज तो मानता है कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार बड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, वो सूखते हैं, मुरझाते हैं, उनका एक जीवन चक्र होता है, उनमें जनन आदि जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब किस में होता है? जीव में होता है कि निर्जीव में होता है? पत्ते नहीं तोड़े, कुछ भी सोते हैं, हाँ, जागते हैं, ठीक है ना। अब ये सोते जागते हैं, ये थोड़ी अलग चीज़ है, हाँ, लेकिन ठीक है ना, पर उनमें जीवन होता है। अब बच्चों को जो हम समझाते हैं ना कि इनके हाथ, इनके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, पत्ते मतलब वो उनका शरीर का एक अंग है, और हम उसको तोड़ेंगे तो दर्द होगा कि नहीं होगा? हमारा कोई हाथ तोड़ के ले जाए फिर दर्द होगा, ऐसे उनको भी दर्द होता है। बात समझ में? क्योंकि ये
स्वयं अपने आप में एक जीव है। अब इसमें तो जीव सिद्ध हो गया, पर इन चार में भी जीव सिद्ध नहीं हुआ। परंतु पृथ्वी जो जगदीश चंद्र वसु थे, उन्होंने इनमें भी जीव सिद्ध करने की कोशिश करी थी और काफ़ी कुछ हो भी चुकी थी, पर उनकी रिसर्च शायद वो प्रकाशित नहीं हो पाई, वो अधूरी रह गई थी। ठीक है ना, इसमें हो गई थी इसलिए इसको मान लिया गया, पर इनमें जीव नहीं है, ऐसा है क्या? मतलब रिसर्च यदि इसमें हुई है और इसमें सिद्ध हो गया तो इसको तो मान लेते हैं, इनमें भी है। ठीक है ना, जिस प्रकार इसमें वृद्धि होती है, इसमें दूसरी चीजें पाई जाती हैं, बढ़ोतरी पाई जाती है, घटाव पाया जाता है, वैसे ही इन चीजों में भी होता है। अब ये अलग चीज है, ये हमें समझ में आए नहीं आए। अब जैसे हवा है, हवा में हमें कोई जीव समझ में नहीं आता। दिखाई देता है आपको कोई जीव? हमें तो इसका शरीर ही दिखाई नहीं देता हवा का। आग कोई जीव होती होगी? महसूस तो देती है। वो तो हमें उसका शरीर महसूस में आता है, जीव कहाँ महसूस होता है? अग्नि, अग्नि भी जीव है। कौन सी अग्नि? जो दिखाई देती है वो नहीं, वो तो उसका शरीर है। जल जो दिखाई देता है वो जीव नहीं है, वो तो उसका शरीर है, वो तो उसकी पर्याय है। जैसे अपनी ये जो पर्याय है ना, जैसे अपनी कौन सी पर्याय है? अपनी मनुष्य पर्याय है। ठीक है, ऐसे इनकी कौन सी पर्याय है? इनकी जल की पर्याय है। और इस कैसे इसको माना जाएगा? मतलब देखिए, जैसे हम इस शरीर में रह रहे हैं, इस मनुष्य पर्याय, ये जो मनुष्य पर्याय आपको दिखाई दे रही है, इस मनुष्य पर्याय में हम हैं, तो इस शरीर के अंदर हम हैं। शरीर के अंदर मतलब शरीर के साथ में हम हैं, तो इन दोनों की मिली जुली पर्याय को मनुष्य पर्याय कहा जा रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही जो आपको पानी दिखाई दे रहा है, उस पानी, वो जो पानी, उस पानी में जो जीव है, उन दोनों की जो पर्याय है उसको कहते हैं एकेंद्रीय पर्याय। बात समझ में आ रही है? जो पानी आपको दिखाई दे रहा है वो तो इस प्रकार का है, और उसके अंदर जो जीव है वो कौन है? वो दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है, पर एक इंद्रिय पर है, इसीलिए वो, इसका स्पर्श है। हाँ, स्पर्श यदि होगा वो तो पुद्गल की चीज हो जाएगी। नहीं, आप जैसे एक इंद्रिय जो है इसमें स्पर्शन इंद्रिय है। हाँ, तो वो शरीर का स्पर्श हो रहा है ना, वो तो जैसे हमने पानी को टच किया, तो वो जो टच किया है तो वो तो स्पर्श का विषय बना ना, तो वो किस में चला जाएगा? वो एक इंद्रिय में चला जाएगा। ठीक है, पर वो एक इंद्रिय जीव हो ये जरूरी नहीं है। पानी में जीव होता है, पर जरूरी नहीं है कि पानी जीव हो। अब ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। पानी में जीव है लेकिन जरूरी नहीं है कि पानी जीव हो। जल में जीव है। ये तो बहुत confusing अभी थोड़ा समझना, ठीक है? अभी इतना समझ, अभी लिखो मत, रुक जाओ ये अभी, नहीं तो अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, यहाँ तक कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये सब किस प्रकार के हैं? ये स्थावर है, त्रस है। ये जस्ट केवल अपनी भांति हैं। जैसा हमारा शरीर है वैसे इनका शरीर किस रूप में है? पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, अग्नि के रूप में, वायु के रूप में, वनस्पति के रूप में इनका शरीर है। तो जो आज वनस्पति हो कभी त्रस भी बन सकते हैं। हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये केवल शरीर के नाम हैं। इनमें जो आत्मा रहती है उसके कारण उन दोनों की जो मिली जुली पर्याय है, जिसको अपन असमान जाति द्रव्य पर्याय कह रहे हैं, उसी असमान जाति द्रव्य पर्याय का नाम एक इंद्रिय कहलाता है। एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव। अच्छा, तो ये इनको स्थावर बोला है। हाँ, ये स्थावर है। ठीक है ना, स्थावर अलग चीज है, स्थावर जीव अलग चीज है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक इंद्रिय अलग है, एक इंद्रिय जीव अलग है। एक इंद्रिय मतलब ये पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति यदि नॉर्मल है तो एक इंद्रिय है, पर इनमें यदि आत्मा पाया जा रहा है तो वो एक इंद्रिय जीव है। जैसे ये शरीर मान लो मुर्दा पड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? पंचेंद्रिय तो है। पंचेंद्रिय तो है, 5 इंद्रियां तो है,
पर इसमें पंचेंद्रीय जीव नहीं है। क्यों? आत्मा तो निकल गया। कुछ बात समझ में आ रही है? ये एक प्रकार से डेड बॉडीज के नाम गिना रहे हैं, या फिर कहो असमान जाति द्रव्य पर्याय का जो एक हाँ, अब ये जीव के भेद क्यों कह रहे हैं? वो जीव के भेद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हीं के सहारे जीव रहता है। सहारे मतलब ये समझने में आसान कर देते हैं। हाँ, मतलब यदि संसारी में जहां जहां पर भी जीव होगा तो वो कहाँ कहाँ हो सकता है कि इनके साथ साथ में हो सकता है। घंटी में जीव हो सकता है कि नहीं हो सकता? कि नहीं हो सकता। पर एक जल में जीव हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो हो सकता है। अब हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कौन से जल में जीव है। कुछ बात समझ में आ रही है? इसकी चर्चा अपन बाद में करें, कौन से जल में जीव होगा। क्योंकि अभी आपने बोला जल स्वयं ही जीव है, जल स्वयं ही अपने आप में जीव है। स्वयं जीव है। हाँ, और अभी आप बोल रहे हो जल में जीव नहीं। इसी की तो बात कर रहा हूं मैं। अब जैसे ये पत्थर है, इस पत्थर में जीव है कि नहीं है? नहीं, पत्थर मतलब क्या हुआ? पृथ्वी। पृथ्वी में जीव होता है कि नहीं होता है? पृथ्वी में जीव है। देखो मैं फिर से बताता हूँ, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये इनके साथ में यदि जीव हो तो वो एकेंद्रीय जीव कहलाता है, स्थावर जीव कहलाता है। और जीव साथ में नहीं हो तो ये डेड बॉडीज हैं। कुछ बात समझ में आई? अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो जल की डेड बॉडी होगी या फिर जल में जीव होगा। तो हम कैसे जाएंगे? हाँ, अब ये प्रश्न, अब ये तो समझ में आ गया ना कि दोनों चीजें हो सकती हैं। भाई ये शरीर मुर्दा भी रह सकता है, उसमें जिंदा भी रह सकता है। अब जिंदा मुर्दा का भेद है। अब ये जितनी भी चीजें हैं, चूंकि इनके सहारे जीव है, सहारे मतलब समझ रहे हो ना, सहारे मतलब उसके आश्रय पर जीव है ऐसा नहीं है, पर जहां जहां जीव मिलेगा आपको संसार में वो इनके संयोग से मिलेगा। ठीक है? पर इनके संयोग में हो ही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि तो डेड बॉडीज हैं, इनके साथ में रह भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ये दोनों ही चीज हमें समझनी है। अब देखना, समय है अपने पास? समय तो हो गया अपना। देखिए ये पूरा मिटा दूं मैं? ये 3-4 चीजें बता रहा हूं मैं, ये सब चीजों के साथ अप्लाई होंगे, सारे स्थावर के साथ में। ठीक है ना? देखिए सबसे पहले है पृथ्वी। पृथ्वी की अपन बात करते हैं। ठीक है? पृथ्वी की बात करें, वनस्पति की बात करें, क्योंकि वनस्पति सबको समझ में जाती है जल्दी से। वनस्पति, अब इसके 4 भेद हैं वनस्पति के। ठीक है? पहला, एक सामान्य वनस्पति जीव, एक ये सारे असामान्य हैं। काय कासी के असामान्य हैं। ये सब वनस्पति इसके साथ में जुड़ेगा। वनस्पति जीव, वनस्पति काय, वनस्पति कायिक। नहीं, जैसे आपने बोले ना सामान्य वनस्पति है जीव, तो काय और कायिक असामान्य है। नहीं 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 नहीं, देखिए, और एक है वनस्पति सामान्य। अब ये असामान्य है, सब ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो ये चार लिखी जाएगी। हाँ, ये 4 चीजें हो गई, 1 2 3 4। ठीक है? काय के नीचे आपने क्या लिखा? काय वनस्पति ये नॉर्मल। ठीक है? वनस्पति जीव, वनस्पति काय, वनस्पति कायिक। सामान्य ठीक है?
अब इसमें ये चीज़ तो एक कॉमन चीज़ है जो हमें नॉर्मल वनस्पति दिखाई दे रही है, वो इसमें आप ज़्यादा मत उलझो, ठीक है। हमें जो समझने की चीज़ है वो ये 3 चीज़ें हैं, वनस्पति जीव, वनस्पति काय, वनस्पति कायिक। अब ऐसे ही सबके साथ लग जाएगा। यदि जल के साथ लगाएंगे तो क्या लगेगा? जल जीव, जल काय, जल कायिक। ऐसे ही अग्नि के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखना, जो आपको वनस्पति दिखाई दे रही है, एक पेड़, यदि वो केवल मुर्दा है, इसको इधर से चालू करें अपन। जो वनस्पति जीव है, वनस्पति जीव मतलब मान लो ये पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ में एक जो जीव है वो यहाँ से मतलब यहाँ पर उस जीव की मृत्यु हुई और वो जीव इस पेड़ में जाकर जन्म लेता है, ठीक है। तो ये जो जन्म ले रहा है ये कौन है? ये जीव है, ठीक है। अभी इसने यहाँ पर जन्म नहीं लिया, जब तक जन्म नहीं लिया है तब तक वो क्या कहलाएगा? पर वनस्पति में जा रहा है वो कहलाएगा वनस्पति जीव। जाते हुए जो हाँ। जाने वाला प्रोसीजर, जो यहाँ पर है ना, जो इसमें जो जीव जा रहा है वो क्या कहलाएगा? वनस्पति जीव। बीज कहते हैं। नहीं, बीज नहीं, बीज अलग चीज हो जाएगी। बीज तो अपने आप में एक केवल एक पुद्गल का वो है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। एक कोई व्यक्ति यहाँ से मरने के बाद में वो इस पेड़ में जन्म लेने के लिए जा रहा है, तो वो जो जीव है वो जीव कौन सा कहलाएगा? अब क्योंकि वो वनस्पति होने वाला है इसलिए उसको कहेंगे वनस्पति जीव। इसका मतलब जो आत्मा है वो क्या कहलाएगी? इसकी तरफ से वनस्पति जीव। उस आत्मा में ना तो वनस्पति है ना किसी प्रकार की कोई भी दूसरी चीज है, वहां पर केवल आत्मा है। आत्मा मतलब जीव है, ठीक है। अब चूंकि वो वनस्पति में जन्म लेने के लिए जा रही है इसलिए उसको क्या कह दिया? वनस्पति जीव। यदि वो जल में जन्म लेने जा रही होती तो जल जीव कहलाता, ठीक है। यदि वो पृथ्वी में जन्म लेने जा रही होती तो पृथ्वी जीव कहलाता। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब जब इसने यहाँ पर जन्म ले लिया तो अब यहाँ पे ये चीज क्या थी? ये जो पेड़ था ये क्या था? ये तो वनस्पति था, नॉर्मल वनस्पति है। इसमें प्लस क्या हो गया? एक मिनट, यहाँ पर देखते जाना, भी लिखना मत, तो समझ में आ जाएंगे सारी चीजें। ये तो था जीव, ठीक है। ये जीव अब कहाँ मिल गया? वनस्पति मिल गया, ठीक है। तो वनस्पति ये थी केवल एक स्कंद संरचना, 99 परमाणुओं की एक स्कंद था ये, ठीक है। अब इसमें प्लस क्या हो गया? ये जीव हो गया। तो अब ये 100 पुद्गल परमाणुओं का पूरा एक असमान जाति द्रव्य पर्याय बन गई। अब इसमें एक जान आ चुकी है, तो जिस शरीर में जान आ जाती है वो क्या कहलाता है? वो कहलाती है कायिक। कुछ बात समझ में आई? पृथ्वी जीव ये केवल और केवल आत्मा है। वनस्पति जीव ये केवल और केवल एक आत्मा है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं है। वनस्पति कायिक कौन है? जिसमें शरीर भी है और आत्मा भी है, दोनों साथ साथ में है, बराबर। अब शरीर किसका है? वनस्पति का, इसीलिए वो वनस्पति कायिक कहलाएगा। कायिक का मतलब ये चीज है कि उसमें प्लस कौन है? जीव भी उसमें प्लस है, आत्मा भी उसमें प्लस है, ठीक है। और वनस्पति से हमें समझ में आ रहा है कि शरीर किसका होगा? वनस्पति का होगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखो यहां पर वापस देखना, जीव में तो ओनली जीव है, कायिक में शरीर भी है जीव भी है, दोनों प्लस है, ठीक है। अब मान लो इसकी आयु थी 100 वर्ष, ठीक है। अब ये 100 साल में पूरा हो गया, वापस से इसका जीव बाहर निकल गया। जैसे ही जीव बाहर निकला तो
अब ये जो बचा हुआ है इसको क्या कहेंगे? वनस्पति काय। बात आई समझ में? एक बार काय फिर से देखो फिर से मैं पूरा बता देता हूँ। ये अभी ये एक नॉर्मल है, ये है वनस्पति, ठीक है, जो अपन इसकी बात कर रहे हैं। जब इसमें कोई जीव आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वनस्पति जीव, जब आ गया तो क्या कहलाएगा? दोनों दोनों मिला के क्या कहलाएंगे? वनस्पति कायिक। जब इस वनस्पति कायिक में से जीव निकल गया और अब केवल एक ठूंठ बचा हुआ है, वो क्या कहलाएगा? वनस्पति काय। वनस्पति काय। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये वनस्पति काय एक प्रकार से मुर्दा शरीर है। वनस्पति कायिक जो है वो एक जिंदा शरीर है, और वनस्पति जो जीव है वो क्या है? एक आत्मा। एक आत्मा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वनस्पति जीव, वनस्पति में जाता हुआ जीव यानी आत्मा। वनस्पति काय से वनस्पति का एक आकार जिसमें जीव नहीं है। क्या वनस्पति कायिक में? आकार, शरीर जिसमें कोई जीव नहीं है। वनस्पति कायिक में वनस्पति काय। वनस्पति काय मतलब मुर्दा, हाँ, ठूंठ। और वनस्पति कायिक मतलब वनस्पति काय प्लस वनस्पति जीव, जब दोनों चीज मिल जाएंगी तो हाँ, वो वनस्पति कायिक बन जाएगा। ठीक है, अब यही सारी चीज पृथ्वी जल सब पे अप्लाई होगी। ठीक है, इसीलिए कहा था हमने कि जल में जीव है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि जल जीव है। हाँ, जल में जीव। अब इसमें जो है ना, जल में जीव में हम मछली वगैरह में समझ जाते हैं, इसलिए मैंने कहा था लिखना, मतलब ये वो समझ गए इसमें, है ना, यानी कि मतलब जल में जीव मतलब ये जल का शरीर है। हो गया। हाँ, जल शरीर के अंदर यदि जीव है हाँ, तो वो जल कायिक तो वो जल कायिक हो जाएगा। और नहीं पर मतलब जल में से यदि आप जीव को निकाल दो तो वो क्या हो जाएगा? जल काय हो जाएगा। ठीक है, कैसे पता करें कि हाँ, ये जल काय है? अब ये चीज कैसे पता करें? ये बहुत इजी है। यदि मान लो जो नम मिट्टी होती है, नम मिट्टी मतलब समझ रहे हो? जो मॉइस्चर के साथ में जो मिट्टी है। अब मॉइस्चर के साथ में मिट्टी, ये मत समझना कि हमने मिट्टी को हाथ में ले लिया उसको मॉइस्चर कर लिया, उस मिट्टी की बात नहीं कर रहे हैं। जो मिट्टी जमीन से जुड़ी हुई है, एक्चुअल जमीन से जुड़ी हुई है, ऊपरी ऊपरी मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ जो उड़ती रहती है, जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है, थोड़ी सी नीचे है, उस मिट्टी में जान है, वो मिट्टी कहलाती है पृथ्वी कायिक। ठीक है, अब पृथ्वी कायिक में सारी चीजें आ जाएंगी जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब जो हीरा है जो जमीन के अंदर है वो क्या है? पृथ्वी कायिक है। जो सोना है, चांदी है, ये सब के सब पृथ्वी कायिक हैं। ठीक है, अब जब आपने उसको खोद के उसको बाहर निकाल लिया तो बाहर निकालने के बाद क्या हुआ? उसमें से जीव निकल गया, और अब क्या बचा आपके पास में? काय बचा। तो अब मान लो आपने हीरे को बाहर निकाल लिया, तो अब जो हीरा आपके हाथ में है वो क्या है? पृथ्वी काय है। मतलब वो एक जिंदा लाश है, जिंदा लाश नहीं, सॉरी, वो एक लाश है। ठीक है, आप जो यहाँ पे ये पहनते हो ये क्या है? आप जो आभूषण वगैरह पहनते हो ये क्या है? ये पृथ्वी काय है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जितनी भी जमीन से चीजें निकल रही हैं, जितने भी क्या बोले इनको, रत्न हो गए या फिर जो भी हाँ जो भी हाँ ये सारी चीजें क्या होंगी? ये सब पृथ्वी काय हो जाएगी निकलने के बाद में, और जब तक पृथ्वी के अंदर है वो क्या हो जाएंगी? पृथ्वी कायिक हो जाएगी। ऐसे ही जल है, जो जल पृथ्वी के अंदर है वो है जल कायिक। समुद्र जो नीचे समुद्र अपने आप में जल कायिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे पृथ्वी में नीचे खोदने से थोड़ा कीचड़ टाइप का निकलता है तो वो जल कायिक भी हुआ। हाँ, वो उसमें जो जल है वो जल कायिक है। ठीक है, जो जमीन के अंदर जो जल पाया जा रहा है, जिसको अपन कुएं के थ्रू या फिर इन सब के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, कुएं में जो जल है वो भी जल कायिक है, समुद्र भी तो जल है। वो भी जल कायिक हो जाएगा। जितने भी नेचुरल जल के सोर्स हैं। वो जल काय है। हाँ, अब सुनिए, जो जल हमने जैसे ही हमने जल को अलग किया तो अब वो क्या हो जाएगा? जल काय। पर ये जो जल काय है इसमें भी जल वापस उत्पन्न हो सकता है, जल जीव उत्पन्न हो सकता है।
तो वापस से वो जल कायिक हो जाएगा। मतलब वो फिर वो जैसे जीवानी करनी होती है तो वो जल का एक हो जाता है। जैसे हम पानी छान के हमने जीवानी कर दी, देखो पानी आपने छाना, छानने के बाद में जैसे ही आपने अलग किया ना, अलग करते से ही वो जलकाय हो गया। पर जलकाय में वापस से जीव आ सकता है, ऐसा नहीं कि उसमें जीव नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको गर्म कर लेते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है, वो जीव उत्पन्न होने की कुछ स्थिति कुछ खत्म हो देर जाती है। के लिए, कुछ घंटों हाँ, के लिए वो जो ये जो जल जीव है ये उसमें से निकल जाता है। निकलता है या मरता है? अब ये चीज छोड़ दो। वैसे तो अच्छा बट ये आकाश का कैसे पता करें? आकाश का कैसे जानेंगे ये? आकाश, जैसे आकाश भी एक इंद्रिय जीव में है ना? आकाश कहाँ है केंद्रीय जीव में? वायु है। आकाश कोई वो नहीं है। आकाश को एक द्रव्य है, ठीक है। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये 5 ही स्थावर जीव हैं, ठीक है। ऐसे ये जो हवा है, ये हवा अपने आप में जीव है। इसलिए अब आप आलोचना पाठ पढ़ते हो, आलोचना पाठ, उसमें जो बोलते हैं कि हमें जल नहीं ढोलना चाहिए, हमें फालतू में हवा को नहीं मतलब आप पंखा चला रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो हवा के जो जीव हैं वो आपस में कट रहे हैं। हम सोच रहे हैं क्या हिंसा हो रही है, कोई जीव तो है नहीं यहाँ पे, कोई कबूतर वगैरह कोई चीज तो दिखाई नहीं दे रही। पर वो जो जल है, वो वायु है, वो अपने आप में जीव है, वो तो कट रहा है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अब हम जल को फालतू में पृथ्वी से निकालते जा रहे हैं, तो वो उसमें उसकी हिंसा हो रही है। इसीलिए जैन धर्म इतनी सूक्ष्मता से इन चीजों पर गौर करता है। फालतू अग्नि भी नहीं जलानी चाहिए। फालतू अग्नि नहीं जलानी चाहिए, ठीक है ना। क्यों? हाँ, यदि आपको जरूरत है तो एक अलग बात है, पर फालतू तो हम बिल्कुल नहीं करें। जैसे अपने मंदिर में करते हैं आरती वगैरह, लेकिन बोलते हैं कि जैन उसमें आरती का नहीं होता। अब वो सब अपनी अपनी जगह पर है। चीज कुल मिला के इतनी सी हैं, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, कोई भी हो, यदि आप इसको कुछ किसी प्रकार से जलाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो ये क्या है, ये एक प्रकार से हिंसा का साधन ही हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये जीव, ये काय और ये कायिक, कायिक में दोनों चीजें मिक्सअप हैं। इसमें ओनली जीव है और इसमें ओनली शरीर है, ठीक है। इस प्रकार से ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप अलग अलग भी कर सकते, यदि आपकी पानी बोतल के अंदर पानी है तो वो क्या हो जाएगा, काय 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 वो जल काय हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए जल काय रहे, काय को उसमें भी जीव की उत्पत्ति हो सकती है। कौन से जीव की उत्पत्ति? जल मतलब ये जल जीव उसमें आ सकता है, जल जीव ठीक है। की उत्पत्ति हो सकती अब आप ये जो बात करते हो कि जल के अंदर जो जीव हैं, वो जल के अंदर जीव जल जीव वाले जीव नहीं है, स्थावर जीव नहीं है, वो त्रस जीव है। त्रस जीव मतलब 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव। है, उसके अंदर है। जो ये चीज कही जाती है कि एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं, ये कौन से जीव की बात है? त्रस जीव। ये त्रस जीव की बात है। त्रस जीव उनको, तो एक ही है, जल जीव एक ही, उसके अंदर त्रस जीव है। जल जीव मतलब जल का शरीर हाँ, प्लस आत्मा, वो हो गया जल जीव, जल जीव ठीक है। एक ही आत्मा है ना, वो तो हाँ, वो तो एक आत्मा है, वो अपने आप में एक आत्मा हो गई, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर, जल के अंदर जो त्रस जीव पाए जा रहे हैं वो अलग है। त्रस मतलब वो कहलाता है जिनमें मांस पाया जाता है, वो त्रस कहलाता है। और जिनमें मांस नहीं पाया जाता है वो स्थावर कहलाता है। ये त्रस स्थावर की परिभाषा है। स्थावर कौन है? स्थावर मांस जिसमें मांस नहीं पाया जाता। और त्रस कौन होते हैं? जिनमें मांस पाया जाता है। अब एक बूंद अनछने जल की पानी में कितने जीव होते हैं? 36,450 जीव होते हैं। ये कौन से जीव हैं? ये त्रस जीव हैं। त्रस जीव मतलब जिनमें मांस पाया जाता है। ये बोलेंगे त्रस काय जीव या त्रस वो काय। देखो, जितने भी ये त्रस जीव हैं वो तो काय सहित ही हैं,
उनमें भी जीव है और उनका शरीर भी जो है वो काय, उनके शरीर में भी जीव है। बात समझ में आई ना। त्रस्त जीव का तो कभी भी भक्षण करना ही नहीं चाहिए। त्रस्त मतलब क्योंकि मांस पाया जा रहा है। हम क्या खाते हैं? गेहूं। हम वनस्पति खाते हैं। हम वनस्पति क्यों खाते हैं? वनस्पति शाकाहारी क्या खाते हैं? वनस्पति खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मांस नहीं होता है। पर जीव वो भी हैं, तो हम वहां पर ही विवेक रखते हैं। पहले उनमें से जीव को हटाते हैं। हाँ, फिर जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है ना। हम जो जैन होते हैं, मतलब जो जिनको चीजें समझ में आती हैं, वो क्या करते हैं? पृथ्वी में भी इस जीव को हटा के, जब वो पृथ्वी काय बसता है, उसका भक्षण करते हैं। यदि उसमें जीव है तो उसको भक्षण नहीं करते। जैसे मान लो आप अंकुरित चना है। अब मान लो नॉर्मल चना है। नॉर्मल चना किस में आएगा? जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, वो क्या कहलाएगा? वनस्पति जीव कहलाएगा, काय कहलाएगा या कायिक कहलाएगा? जो नॉर्मल चना आपको दिखाई देता है, जो पंसारी की दुकान में मिलता है, वो क्या है? सूखा चना। वो क्या है? वनस्पति काय है। पर मान लो आपने उसको अंकुरित कर दिया, अब क्या हो गया? अब वो कायिक हो गया। क्यों? उसमें जीव आ चुका है और अब उसमें पेड़ बनने की क्षमता उत्पन्न हो चुकी है। बात समझ में? अब वो ग्रो करना चालू कर दिया, मतलब वो कायिक हो गया। जो जैन होते हैं वो इस प्रकार का अंकुरित नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें जीव सहित है। हम खाते हैं वैसे अनाज जिनमें जीव नहीं पाया जाता, वो काय वाला खाते हैं। हम इतना विवेक लगाते किसमें? जो स्थावर है उनमें भी। तो बताओ हम त्रस्त का भक्षण करेंगे कि नहीं करेंगे? उसमें तो डायरेक्ट मांस पाया जाता है, इसलिए हम उसको नहीं खाते। ठीक है। ये बात हुई किसकी? ये सारे प्रकार के जीवों की बात हुई। नॉर्मल। अब ये अलग चीज है कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, वो अलग विवेक है। वो आपके ऊपर है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो मैं नहीं बताऊंगा। मुझे जो जीवों के बारे में आपको बताना था वो मैंने बताया कि इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। और ये जो जीव हैं वो कौन से जीव हैं? ये सहित वाले जीव हैं, मतलब ये कायिक प्रकार के वो हो गए। इनमें ये भेद भी हैं कि वो नॉर्मल जीव होगा, काय होगा, कायिक होगा। पर ये जितनी मैंने पर्याय बताई हैं, स्थावर हों चाहे त्रस्त हों, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री जितनी भी चीजें हैं, ये किस प्रकार की? नॉर्मली देखें तो ये जिस प्रकार अपना शरीर है उस प्रकार की, तो इनके आश्रय से जीव रहता है। बस हमें इतना सा समझना है। ठीक है। अब इनमें थोड़ी सी भिन्नता, आपको थोड़ा सा अंतर करना है कि ये शरीर जो है ये जीव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये जो दिमाग पाया जा रहा है यहाँ जीव है कि नहीं है, आंखों से ज्ञान होता है कि नहीं होता है, तो इस प्रकार का थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। ठीक है। बाकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। ठीक है। ओम नमः शिवाय।